सोचिए, आजकल की जंगें कैसी होती हैं। ये सिर्फ मैदान जंग में तोपों और टैंकों से नहीं लड़ी जाती। नहीं, बल्कि ये तो बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर कंप्यूटर स्क्रीनों पर लड़ी जा रही हैं। बात यह है कि जदीद दौर में किसी मुल्क को कंट्रोल करने का पूरा तरीका ही बदल गया है। अब फौजी कब्जे की जरूरत नहीं, असल खेल तो मालियाती गिरफ्त का है। तो आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हालिया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका खलीज फार्स में एक बहुत छोटे से जजीरे को निशाना बनाने के लिए एक मुमकिना फौजी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस एक मखसूस जगह यानी जजीरा खारिक में ऐसी क्या खास बात है, ये स्ट्रैटेजिक तौर पर इतना अहम क्यों बन गया है? तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि जजीरा खारिक ईरान की तकरीबन 90% तेल की बरामदात का मरकजी टर्मिनल है। ये सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये ईरान की मईशत की शहरग है। ये इतना अहम है कि इसे अक्सर ईरान की मुआशी शहरग भी कहा जाता है। यूं समझें कि ये ईरान की तेल की सारी आमदनी के लिए एक नल की तरह है, जिसे अगर कोई बंद कर दे तो पूरा बहाव रुक सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला किस तरह एक नई शक्ल इख्तियार करता है, क्योंकि असल खतरा शायद वो नहीं जो नजर आ रहा है। और ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। क्या हो अगर असल मकसद इलाके पर कब्जा करना हो ही नहीं, बल्कि इस इलाके से पैदा होने वाली दौलत के बहाव को कंट्रोल करना हो? ये हिकमत अमली बराह रास्त फौजी मदाखलत से हटकर एक ज्यादा बिलवास्ता और लंबे अरसे तक चलने वाले मालियाती तसल्लुत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फौज भेजने के सियासी खतरात और अखराजात से बचकर ये एक ज्यादा पायदार कंट्रोल फराहम करती है। अच्छा, ये समझने के लिए कि निज़ाम काम कैसे करता है, हमें तारीख की एक बहुत वाज़ेह मिसाल देखनी होगी, 2003 के बाद इराक का मामला। इसका जो सबसे अहम आला था वो था डेवलपमेंट फंड फॉर इराक या DFI। इस फंड ने इराक की तेल की पूरी आमदनी को अमेरिका के एक बैंक में जमा कर दिया। तो ये पूरा निज़ाम काम कैसे करता था, बहुत दिलचस्प है। पहला कदम, इराक अपना तेल आलमी मंडी में बेचता है। ठीक है, सादा सी बात है। दूसरा कदम, सारी की सारी आमदनी सीधी न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के एक खास अकाउंट में जमा हो जाती है। यहां से मामला पेचीदा होता है। तीसरा कदम, अब इराकी हुकूमत को अपने ही मुल्क के मंसूबों और तनख्वाहों के लिए अपने ही पैसों की दरख्वास्त देनी पड़ती है। और चौथा आखिरी कदम, अमेरिकी हुकूमत इस दरख्वास्त का जायजा लेती है और जब वो मंजूरी देती है तभी फंड्स जारी होते हैं। मतलब ये तो मुकम्मल मालियाती कंट्रोल है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस पूरे ढांचे ने बगदाद से इसकी माली खुद मुख्तारी ही छीन ली और उसे हर कदम पर वाशिंगटन की मंजूरी का मोहताज बना दिया। और जब शफ़ाफियत ना हो तो क्या होता है? इस निज़ाम के नताइज हैरानकुन थे। अमरीकी हुकूमत के ही एक निगरान इदारे की 2009 की रिपोर्ट ने यह इंकिशाफ किया कि 91 अरब डॉलर में से तकरीबन 27 अरब डॉलर का कोई हिसाब ही नहीं मिला। ये रकम बस गायब हो गई थी। और ये मालियाती मिरास आज तक कायम है। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी अमेरिका के पास इराकी पॉलिसी पर असरअंदाज होने का एक बहुत मजबूत हथियार मौजूद है। मालियाती कंट्रोल का ये मॉडल कोई नया नहीं है। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर और मौसर बनाया गया है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तारीखी मुमासलत नज़र आती है। एक तरफ बरतानवी सल्तनत थी जो अपनी 9 आबादियात जैसे हिंदुस्तान और मिस्र की दौलत लंदन के बैंकों में रखती थी। दूसरी तरफ आज का अमेरिका है जो इराक की तेल की आमदनी न्यूयॉर्क के बैंक में रखता है। नाम और वक्त अलग हैं, लेकिन हिकमत अमली बिल्कुल वही है। और ये कोई एक मिसाल नहीं है। वसाइल निकालने और बैरूनी मालियाती कंट्रोल का यही नमूना हमें मुतअद्दिद दीगर ममालिक में भी नजर आता है, लीबिया से लेकर कॉन्गो और लाइबेरिया तक। आइए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक बड़ी आलमी हिकमत अमली से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसका हतमी मकसद क्या है? ये किसी एक मुल्क से बहुत आगे की बात है। असल मकसद आलमी तवानाई की सप्लाई पर कंट्रोल हासिल करके चीन जैसे हरीफों को काबू में रखना और आलमी ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में बरकरार रखना है। और ये अज़ाइम अब बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के जरिए शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, जिनका मकसद आलमी तिजारत के रास्तों को ही बदल देना है। इस राहदारी को एक ऐसा तिजारती नेटवर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अमरीकी इत्तहादियों को तो मजबूत करे, लेकिन इसके सबसे बड़े मुआशी हरीफ यानी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को कमज़ोर कर दे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, जब किसी मुल्क की अपनी दौलत उसकी सरहदों से बाहर किसी और के बैंकों में रखी हो तो असल ताकत किसके पास होती है?
کیا قومی خود مختاری صرف ایک وہم بن کے رہ جاتی ہے جب آپ کی معاشی شہرگ کسی اور کے ہاتھ میں ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو جدید نوآبادیاتی نظام کی بنیاد ہے۔